तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हैकिंग विचार। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीएसएस का इंट्रोडक्शन। तो पिछली क्लासेस में आपने एचटीएमएल पूरा कवर कर लिया था, जिसमें अभी भी और हमारे कुछ ऐसे टैग्स हैं जो अभी रह गए हैं। तो हम और भी ऐसे टैग्स लेके आएंगे जो आपके एचटीएमएल को और बेटर बना सकते हैं। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, हम सीएसएस की सीरीज को स्टार्ट करते हैं और अपनी वेब पेज को एक इंटरेक्टिव मोड में कैसे बनाना है वो हम करते हैं। ठीक है, यानी कि आप कैसे एक वेबसाइट को एक इंटरेक्टिव बना सकते हो और यूजर फ्रेंडली बना सकते हो, ताकि यूजर मोर विजिट करें आपकी वेबसाइट में और आपकी वेबसाइट ज्यादा से ज्यादा रैंक करे। ठीक है, जैसे ही आपकी वेबसाइट में ज्यादा विजिट बढ़ेंगे तो आपकी क्या है, वेबसाइट भी रैंक करती है। तो अगर सीएसएस के इंट्रोडक्शन की बात करें तो सीएसएस एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है, यानी कि आपके वेब पेज में एक तरह का लेआउट तैयार करने के लिए हम सीएसएस का यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें हम कलर की प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी और डिस्प्ले की प्रॉपर्टी या फिर और भी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसमें हम कई सारी चीजों का यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपके पेज को एक प्रेजेंटेशनल बना देता है ताकि यूजर अट्रैक्ट कर सके इस पे। ठीक है, इट अलाउ यू टू अप्लाई स्टाइल ऑन वेब पेज, यानी कि आपको स्टाइल अप्लाई करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद हम चलते हैं कि ये CSS क्या है, डिफरेंट फ्रॉम HTML कैसे है, यानी कि HTML और CSS आपस में कैसे डिफरेंस है दोनों। आपको याद होगा कि हमने HTML में पढ़ा था कि HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, जो क्या करता है, हमारे वेब पेज को एक कंटेंट प्रोवाइड करता है, यानी कि एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अगर CSS की बात करें तो ये हमें प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है, एक स्टाइलिंग प्रोवाइड कर देता है। तो ये मेजर डिफरेंस एक है। दूसरा क्या है, जो HTML है वो टैग्स को कंसिस्ट करता है और जो CSS है वो आपके कई सारे सेलेक्टर्स और ब्लॉक्स को कंसिस्ट करता है। ठीक है, तो जो CSS है वो इंटरनल और एक्सटर्नल आप यूज कर सकते हो। और एक और है यहाँ पे कि HTML को आप CSS के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, बट आप CSS को HTML के अंदर जरूर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है इसमें। देन उसके बाद चलते हैं क्या है, वाई ए CSS यूज्ड इन HTML। तो HTML को CSS में यूज करने के क्या क्या फायदे हैं यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये आपके जो टाइम है उसको सेव करता है, यानी कि जब भी आप कोई मॉडिफाई करोगे तो छोटे से पार्ट को मॉडिफाई करने के बाद आपको क्या होगा कि आपका जो पूरा पेज है वो मॉडिफाई हो जाता है, क्योंकि आपने कई सारे ऐसे कंपोनेंट बनाए होते हैं जो क्या करता है, आपकी वेबसाइट में चेंजेस ला सकते हैं। देन उसके बाद क्या है, प्रोवाइड करता है मोर एट्रीब्यूट्स, यानी कि इसमें कई सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो आपके HTML को हैंडल कर सकते हैं। चाहे आपकी स्टाइलिंग को चेंज करना हो, चाहे एनिमेशन को चेंज करना हो, हर तरह के चीज को चेंज करने के लिए क्या है, CSS के पास एट्रीब्यूट्स हैं। ऐसे ही पेज लोड फास्ट करता है ये, यानी कि आपके पेज को ज्यादा से ज्यादा फास्ट कर देगा ताकि जो वेबसाइट है ज्यादा ही लोड हो अच्छे से। उसके बाद है इजियर वेबसाइट मेंटेनेंस। तो ये क्या करता है, वेबसाइट को अच्छे से मेंटेन कर सकता है, आपके जो पेज को अच्छे से डेकोरेट कर सकता है, अच्छे से प्रेजेंटेशनल बना सकता है। देन उसके बाद क्या है, मल्टी डिवाइस कंपैटिबिलिटी है, यानी कि आप अलग अलग डिवाइसेस के लिए आप इसको बना सकते हो, चाहे आपका फोन हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे आपका टैबलेट हो, इन सभी के लिए आप क्या कर सकते हो, स्टाइलिंग कर सकते हो इसके अंदर। बेस फॉर वेब डेवलपमेंट, यानी कि अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो तो ये क्या है, सबसे बेसिक है आपको सीखने के लिए। देन क्या है, मेक योर वेबसाइट लुक अट्रैक्टिव। तो आपको पता है कि अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, CSS का यूज कर सकते हैं। मेक द डिजाइन कम लाइव। अब लास्ट में क्या है, आप CSS और HTML का यूज करके अपने पेज को बनाकर लाइव भी कर सकते हो, यानी कि कहीं पे पब्लिश भी कर सकते हो, ताकि जो सामने वाला पर्सन है या कोई भी हो वो उसको देखे और आपकी वेबसाइट में विजिट करे। ठीक है, तो ये तो था छोटा सा इंट्रोडक्शन CSS के बारे में। अब चलते हैं इसके टाइप्स कितने होते हैं वो जान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास CSS के 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें से पहला है इनलाइन CSS, दूसरा है इंटरनल CSS, तीसरा है एक्सटर्नल CSS। इन तीनों CSS का यूज अलग अलग है। जैसे इनलाइन CSS है तो इनलाइन को हम किसी भी टैग के अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर मुझे अगर मान लो कोई स्टाइलिंग करनी है तो मैं क्या यूज करूंगा, इनलाइन टैग यूज करूंगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या आता है, सेकंड इंटरनल। इंटरनल का मतलब होता है एक हेड टैग के अंदर, यानी कि एक स्ट्रक्चर के अंदर ही आप यूज करते हो इंटरनल CSS। ठीक है, यानी कि आप टैग के अंदर नहीं यूज करते, अब आप करते हो टैग से बाहर।
जिसमें से हम इसका यूज करते हैं स्टाइल टैग का यूज करके। ठीक है, स्टाइल टैग लगाएंगे, देन हम सेलेक्टर्स का यूज करेंगे, सेलेक्टर से हम उसको हैंडल करेंगे। देन उसके बाद क्या आता है, एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल में आपका ये होता है कि आप एक नई फाइल बनाते हैं सीएसएस की, ठीक है, और उस नई फाइल में सीएसएस को अलग कर देते हो, एचटीएमएल को अलग कर देते हो। तो ये दोनों जब अलग हो जाएंगे तो क्या होगा, आपकी जो सीएसएस है उसको लिंक करना पड़ेगा एचटीएमएल के अंदर, जिससे क्या होगा, दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे और वो सारी चीजें हमारी अट्रैक्टिव बनाने में मदद करेगी। ठीक है, देन उसके बाद आता है नेक्स्ट सेलेक्टर्स। तो सेलेक्टर्स क्या होते हैं, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं हमारे सीएसएस के अंदर। तो चलिए इसको देखते हैं क्या है। तो सीएसएस सेलेक्टर्स आर यूज्ड टू कलेक्ट द कंटेंट यू वांट टू स्टाइल, यानी कि किसी भी कंटेंट को कलेक्ट करने का यूज काम करता है। जैसे मान लो मुझे पैराग्राफ है, पैराग्राफ को मुझे चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, सीएसएस के सेलेक्टर्स को, कोई भी सेलेक्टर्स ऐसा यूज करूंगा जिससे मेरा वो प्रॉपर्टी हैंडल हो जाए। ठीक है, देन उसके बाद सेलेक्टर्स आर पार्ट ऑफ द सीएसएस रूल सेट, यानी कि सेलेक्टर्स क्या होते हैं, इसके जो सीएसएस के रूल्स हैं उसका ही एक पार्ट होते हैं, जिसका यूज करके आप स्टाइलिंग करते हो। अगर सेलेक्टर्स ना हो तो हम किसी भी टैग को आसानी से हैंडल नहीं कर सकते, यानी कि और अच्छे से डेकोरेट नहीं कर सकते। नॉर्मल तो कर सकते हैं बट उससे ज्यादा नहीं कर सकते हम। तो CSS सेलेक्टर सेलेक्ट करता है HTML के एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू इट्स आईडी, क्लास, टाइप एंड एट्रीब्यूट्स। तो आप इन सभी का यूज करके, आईडी का यूज करके, क्लास का यूज करके, टाइप का यूज करके और ग्रुप का यूज करके आप CSS के HTML के किसी भी एलिमेंट को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट चलते हैं हम कि जो CSS होता है, जो इसमें जो आईडी, एलिमेंट, क्लास, यूनिवर्सल, ग्रुप सेलेक्टर्स होते हैं, उसका सबसे पहला है एलिमेंट सेलेक्टर, जिसमें से हम किसी भी एलिमेंट को हैंडल करते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, पैराग्राफ है और हेडिंग है या फिर आर्टिकल है या फिर कोई भी XYZ कोई भी टैग है, तो हम डायरेक्ट उसका नाम लेके ही क्या करते हैं, उसको कॉल करते हैं। ठीक है, तो हम आने वाली वीडियोस में अभी क्या करेंगे, उसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो अभी आपको क्या करना है, थ्योरी कंप्लीट करनी है उसकी। तो एलिमेंट सेलेक्टर्स का यूज होता है कि जैसे पैराग्राफ है, पैराग्राफ में मुझे स्टाइलिंग देना है, कोई भी एक स्टाइलिंग देनी है, मान लो है कलर है, फॉन्ट साइज है, बॉक्स शेडो है या फिर पोजीशन प्रॉपर्टी है, इन सभी चीजों का आप यूज कर सकते हो उस एलिमेंट को सेलेक्ट करके। ठीक है, ऐसी हेडिंग का यूज करोगे तो अलग से ही आपको क्या करना पड़ेगा, हेडिंग टैग को हैंडल करना पड़ेगा। और हेडिंग जैसे H1 है तो H1 लिखना पड़ेगा, S2 है तो H2 लिखना पड़ेगा, S3 है तो S3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है एलिमेंट सेलेक्टर। देन उसके बाद आता है कि आईडी सेलेक्टर्स। तो आईडी तो आप जानते ही होंगे कि किसी भी चीज की एक अगर स्पेसिफिक आईडी दे दी जाए तो आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो पर्टिकुलर एलिमेंट सेलेक्ट करने का यूज ये है कि आप किसी भी एक सेम एलिमेंट में रिपीट हुए एलिमेंट को क्या कर सकते हो, अलग अलग स्टाइलिंग दे सकते हो। मान लो हमारे पास पैराग्राफ कितने हैं, 10 पैराग्राफ हैं, 10 में से मुझे पहले पहले और लास्ट वाले को अलग अलग क्या करना है, कलर करना है, या फिर उनमें से बीच में कोई है जिस एलिमेंट को मुझे अलग से कलर देना है, या फिर कोई मैंने बटन बना दिया उसके अंदर, तो मैं क्या करूंगा, उस बटन को हैंडल करने के लिए आईडी का यूज करूंगा। और आईडी का नाम जैसे मैंने मान लो यहाँ दिया पैराग्राफ के अंदर आईडी दिया, और जैसे ही मैं आईडी यहाँ पे हैश लगा के यूज करूंगा, क्योंकि अगर आईडी को सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको इसका एक सिंबल यूज करना पड़ता है जो है हैश। तो हैश कैरेक्टर से ही आप क्या करते हो, आईडी का यूज करते हो। पहले हैश लिखना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको पैरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है आईडी का सेलेक्टर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे हैश पैरा, देन उसके बाद कलर, फिर फॉन्ट साइज। ठीक है, इन ऐसे ही करके आप और भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। अब आता है यहाँ पे क्लास सेलेक्टर। तो जो क्लास सेलेक्टर होता है ये क्या करता है, किसी भी स्पेसिफिक क्लास के एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करता है। जैसे मान लो कि सेलेक्ट करता है, ये एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करता है, तो टू सेलेक्ट एलिमेंट्स विद अ स्पेसिफिक क्लास राइट अ पीरियड डॉट कैरेक्टर, यानी कि आप क्या करते हो, डॉट कैरेक्टर का यूज करते हो। मान लो मैंने क्या किया है, एक क्लास बनाई हुई है, क्लास में मेरे पास से अलग अलग एलिमेंट्स है, पैराग्राफ है,
हेडिंग है, बटन है, फॉर्म है, या फिर फॉर्म को अलग कर देते हैं। मान लो मेरे पास 5-6 एलिमेंट एक क्लास के अंदर है, अब मैं उनको सभी को एक साथ हैंडल करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वहां पे क्लास सेलेक्टर का यूज कर सकता हूँ। जिससे क्या होगा, एक साथ ही सारे एलिमेंट हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर सेलेक्ट करना है तो हम क्या यूज करेंगे, इसमें सिंबल को डॉट सिंबल का यूज करेंगे, और जो भी इसकी क्लास का नाम है हम उसमें दे देंगे। तो जैसे यहाँ पे क्लास दिया है हेडिंग, तो जैसे ही मैं यहाँ पे डॉट हेडिंग लिखूंगा, तो अभी तो ये नॉर्मल एग्जांपल है, हम क्या करेंगे, क्लास का एक अलग ही यूज करते हैं। हम हेडिंग में या फिर पैराग्राफ में नहीं देते हैं ये हम देते हैं किसी कंटेनर के अंदर जिसमें कई सारे एलिमेंट को कंटेन करते हैं। ठीक है, तब हम जैसे यहाँ पे बॉक्स बना रहे हैं तो बॉक्स डॉट बॉक्स, क्योंकि बॉक्स के अंदर कई सारी चीजें होती हैं। जैसे आपके हो जाता है हेडिंग हो जाती है, कंटेंट यानी कि उसके अंदर कंटेंट होता है। ठीक है, पैराग्राफ होता है, या फिर बटन होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, डॉट बॉक्स, देन उसके बाद बॉर्डर लगाना है मुझे पूरे कंटेनर को, बॉर्डर देना है, बैकग्राउंड कलर देना है, या फिर उसके अंदर जितना भी कंटेंट है उसको कलर देना है। तो मैं यहाँ पे क्लास सेलेक्टर का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये होता है आपका क्लास सेलेक्टर। देन इसके बाद आता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या करता है, हमारे होल कंटेंट को, यानी कि डॉक्यूमेंट में जितने भी मौजूद एलिमेंट्स है, चाहे वो आईडी में हो, चाहे पैराग्राफ में हो, चाहे किस में भी हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सभी एलिमेंट्स को हैंडल करेगा। इसलिए इसको बोला गया है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, यानी कि ये क्या करता है, वाइल्ड कार्ड एंट्री की तरह है, यानी कि एक सभी को ही क्या करेगा, टारगेट करेगा। ठीक है, इट सेलेक्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑन द पेजेस, यानी कि एक ही पेजेस के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो क्या करेगा, सभी को हैंडल करेगा। ठीक है, तो समझ आ गया। देन उसके बाद यहाँ पे आते हैं, अभी इसमें जो फिफ्थ वाला है यहाँ पे, ग्रुप सेलेक्टर, ये नहीं लिखा है यहाँ पे, तो मैं वैसे ही बता देता हूँ ग्रुप सेलेक्टर क्या होता है। तो ग्रुप सेलेक्टर का काम होता है हमारे किसी भी अलग अलग एलिमेंट्स या फिर उनको सेम स्टाइल देने के लिए हम क्या करते हैं, एक ही स्टाइलिंग देते हैं। ठीक है, अगर मान लो किसी भी अलग अलग एलिमेंट को मुझे सेम स्टाइलिंग देनी है, तो मैं क्या करूंगा, उसका एक ग्रुप बना दूंगा। ग्रुप बनाने से क्या होगा, आपका कोड भी शॉर्ट हो जाएगा, कोड शॉर्ट होने के बाद आपकी स्टाइलिंग भी क्या होगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, तो ये ग्रुप सेलेक्टर को हैंडल करने के लिए आपको कॉमा लगाना पड़ता है, देन उसके बाद दूसरा एलिमेंट, फिर कॉमा, देन उसके बाद दूसरा एलिमेंट। ठीक है, तो ये होता है ग्रुप सेलेक्टर। फिर उसके बाद आता है एट्रीब्यूट सेलेक्टर। तो एट्रीब्यूट का यूज होता है किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, इनपुट एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे इनपुट में टेक्स्ट है, इनपुट में ईमेल होता है, इनपुट में फोन नंबर होता है, इनपुट में वैल्यू होता है, इनपुट में सबमिट होता है, सॉरी वैल्यू नहीं होता, सबमिट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को अगर मुझे हैंडल करना है तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे एट्रीब्यूट सेलेक्टर का यूज करेंगे। तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर और भी होते हैं जिसमें हम क्या, जैसे हम प्लेस होल्डर का यूज कर सकते हैं, वैल्यू को यूज कर सकते हैं, तो अलग अलग चीजेस को एट्रीब्यूट में हैंडल कर सकते हैं। तो अभी के लिए ये वाला क्या है, इनपुट टाइप को ही सेलेक्ट करने के लिए यूज होगा, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिखा है कि ताकि आप फॉर्म के अंदर इनपुट एलिमेंट को हैंडल कर सको। देन हमारे पास और भी सेलेक्टर्स हैं, तो हम उसकी आने वाली वीडियोस में एक स्पेसिफिक अलग अलग वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज हैं वो है। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग वीडियोस बनाएंगे जिसमें क्या है, आपको टोटली उनका पूरा ओवरव्यू दे देंगे और आपको सिखा देंगे। ठीक है, तो ये था आपके क्या है, 6 सेलेक्टर्स, जिसमें से आईडी, क्लास, ग्रुप, एलिमेंट, एट्रीब्यूट और यूनिवर्सल टैग हमने पढ़ा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम CSS को अप्लाई कैसे करने हैं वो देख लेते हैं, कि CSS हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं हम अपने HTML के अंदर। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको VS कोड ओपन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेव करी की फाइल सेव है, क्लास CSS क्लास 1 के नाम से। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें स्ट्रक्चर बनाने के बाद यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स को लिख देना है, जैसे H1। ठीक है, H1 हमने लिखा और यहाँ पे लिख दिया हैकिंग विचार।
ठीक है, यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू हैकिंग विचार। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने पैराग्राफ में लॉरेम टेक्स्ट दे दिया मैंने 330 का। एंड उसके बाद यहाँ पे हम बटन बना लेते हैं, एक बटन में क्लिक या फिर सब्सक्राइब। ठीक है, तो अब क्या करना है मुझे, मान लो सबसे पहले H1 को कलर देना है। बेसिक प्रॉपर्टी में आप देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे CSS की बेसिक प्रॉपर्टी लिख रखी है, जैसे विड्थ है, हाइट है, फ्लोट प्रॉपर्टी है, फॉन्ट साइज है, फॉन्ट वेट है, फॉन्ट फैमिली है, टेक्स्ट शैडो है और कलर है। ऐसी बहुत सारी हैं। तो मैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, अलग से ही CSS की सारी बेसिक प्रॉपर्टीज को करवा देंगे। ठीक है, अभी हम बेसिक कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इनलाइन CSS का यूज करना है। मैंने 3 तरह से CSS बताई थी। सबसे पहले क्या था, इनलाइन CSS। तो अगर मान लो आपको क्या करना है, पैराग्राफ हेडिंग के अंदर स्टाइल यूज करना है, तो स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करोगे, स्टाइल इक्वल टू में फिर इन्वर्टेड कोमा लगाना है। ठीक है, जैसे मान लो कि मुझे पैराग्राफ के अंदर लगाना है, तो पैराग्राफ में भी क्या लगाना पड़ेगा हमें, स्टाइल एट्रीब्यूट, देन उसके बाद स्टाइलिंग। सबसे पहले मैं कलर कर देता हूँ, यहाँ पे कलर में लिख देता हूँ, और उसके बाद कॉलन, फिर उसके बाद जैसे मुझे ब्लू कलर चाहिए तो मैं ब्लू कलर के बाद सेमी कॉलन लगा दूंगा। ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है कि लगानी कैसी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वैल्यू प्रॉपर्टी लगानी है, जैसे कलर, देन उसके बाद कॉलन, कॉलन के बाद आप उसकी वैल्यू लिखते हो, जो भी उसकी वैल्यू है, देन उसके बाद आती है सेमी कॉलन। तो इस फॉर्मेट में आपको क्या करना है, CSS को अप्लाई करना है, क्योंकि सेमी कॉलन के बाद हमें अगर दूसरी प्रॉपर्टी लगानी हो तो हम उसके बाद लगा सकते हैं। अगर मान लो सेमी कॉलन नहीं लगाया मैंने, क्या होगा कि हम दूसरी प्रॉपर्टी को अप्लाई नहीं करेंगे, यानी कि ये बोलेगा कि आप सेम ही प्रॉपर्टी के अंदर आप दूसरा चीजों का यूज कर रहे हैं। तो आप सेमी कॉलन के बाद एंड करना पड़ता है, देन उसके बाद यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी। पहले इसको क्या कर लेते हैं, रन कर लेते हैं और देख लेते हैं कैसी है। तो यहाँ देखिए क्या आ गया है, वेलकम टू हैकिंग विचार। तो उसमें क्या है, ब्लू कलर आ गया है। अगर मान लो मुझे क्या करना है, यहाँ पे फॉन्ट साइज बढ़ाना है इसका, मैं फॉन्ट और यहाँ पे साइज लिख के फिर कॉलन, उसके बाद मान लो कितना साइज बढ़ाना है, तो आप यहाँ पे पिक्सल्स में दे सकते हो। पिक्सल्स में आपको 35 पिक्सल, यहाँ पे लास्ट में सेमी कॉलन, यहाँ पे एंटर। रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। आपको और साइज इंक्रीज करना है तो आप 55 पर पिक्सल लगा दो, यहाँ पे 55 पिक्सल हो जाएगा। छोटा करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे छोटा कर सकते हो, 25 हो जाएगा, यहाँ पे छोटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 2 प्रॉपर्टी सीखी, जिसमें से हमने कलर और फॉन्ट साइज पढ़ा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा इनलाइन प्रॉपर्टीज को आप कैसे यूज कर सकते हैं अपनी CSS के अंदर। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के पास चलते हैं, जिसका नाम है इंटरनल CSS। ठीक है, हम क्या करेंगे, इंटरनल CSS का यूज कर लेंगे। इंटरनल CSS में क्या होगा, आपको हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग को अप्लाई करना पड़ता है। स्टाइल टैग ओपन, स्टाइल टैग क्लोज। तो इस स्टाइल के अंदर ही आपको क्या करना पड़ता है, एलिमेंट को लेना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने बताया था एलिमेंट सेलेक्टर। तो एलिमेंट सेलेक्टर में क्या करोगे आप, डायरेक्टली H1 है तो H1 लिख दो, फिर करली ब्रैकेट ऑन, क्या करना है, करली ब्रैकेट ऑन और ऑफ। देन उसके बाद आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी लगानी है। जैसे कलर था तो कलर कॉलन, फिर उसके बाद आपको वैल्यू लिखनी है, जैसे ब्लू कलर, उसके बाद सेमी कॉलन। ठीक है, इस फॉर्मेट में आपको स्टाइलिंग लगानी है। तो जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे तो सेम टू सेम क्या हो जाएगा, यहाँ पे कलर अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको मान लो दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो यहीं इसके नीचे लिखना पड़ेगा फॉन्ट, यहाँ पे साइज, फिर कॉलन, यहाँ पे लिख दो 60 पिक्सल, फिर सेमी कॉलन। उसके बाद रन करोगे तो यहाँ पे देखो 60 पिक्सल का फॉन्ट आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर मान लो पैराग्राफ को यूज करना है मान लो, ठीक है, पैराग्राफ में क्या होता है, P होता है, तो
पैराग्राफ में पी को लिख के यहाँ पे करली ब्रैकेट ऑन और ऑफ कर देंगे, और यहाँ पर आपको क्या करना है, फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो फॉन्ट साइज लिख देंगे और 35 पिक्सल, फिर यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, सेव करके रन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 35 पिक्सल का जो है फॉन्ट साइज आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, आप इस तरह से क्या कर सकते हो, अपने इंटरनल सीएसएस को यूज कर सकते हो। ठीक है, बटन को हैंडल करना है तो आप बटन को भी इसी तरह से हैंडल कर सकते हो। तो अपने थर्ड वाले पे चलते हैं। ठीक है, तो थर्ड वाले पे क्या करना है, इसको हटा देना है सबसे पहले। थर्ड वाले के लिए आपको क्या है, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा एक फाइल जिसमें नाम लेंगे हम style.css, सेम ही फोल्डर के अंदर देंगे। ठीक है, style.css। तो आपको क्या करना है, इसको लिंक करना है। लिंक के लिए यहाँ पे एक टैग होता है लिंक टैग, तो आपको क्या है, लिंक लिखना है। फिर रेल, रेल होता है रेफरेंस के लिए कि आपको ये क्या है, स्टाइल शीट है, तो स्टाइल शीट लिखना है आपको। फिर उसके बाद href लिखना है। href रेफरेंस में आपको उस फाइल का नाम लिखना है style.css, फिर इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, ये आपकी फाइल क्या हो जाएगी, इसमें लिंक हो जाएगी। अगर अभी आप मैं रीलोड करके दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ नहीं है, और हम क्या करेंगे, इस फाइल के अंदर चलेंगे और यहाँ पर तो सेम टू सेम हम क्या करेंगे, इंटरनल सीएसएस की तरह ही उसको यूज करेंगे। जैसे पैराग्राफ को हैंडल करना है तो पैराग्राफ लिखेंगे, यहाँ पे कलर लगाना है तो कलर लिखेंगे, जैसे मान लो कलर है ब्लू। फॉन्ट साइज लिखना है तो फॉन्ट साइज लगाएंगे, फॉन्ट साइज लगाना है आपको 30 पिक्सल। ये क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा हमारे इस वाले एचटीएमएल के अंदर। रिफ्रेश करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पैराग्राफ है उसका जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा और फॉन्ट साइज चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा एक्सटर्नल सीएसएस। अगर मान लो H1 को करना है तो H1 भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख लो कलर, कलर यहाँ पे रेड लगा दो। रेड के बाद आपको क्या होगा, यहाँ पे कलर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, अपने तीनों सीएसएस को यूज कर लिया है। आई होप आपको ये तीनों सीएसएस अप्लाई करना आ गया होगा। तो हम आने वाली वीडियोस में क्या करेंगे, सीएसएस की बेसिक प्रॉपर्टीज को ही अच्छे तरीके से हम सीएसएस को कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।